हाय गाइस, आई एम यशोवर्धन और हजेला इस एकेडमी का यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म है हजेलाज आईएएस, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स आपको लेकर के आते हैं आपके लिए। तो आज 23 जुलाई, आज का जो करंट अफेयर्स है तो हम लोग दैनिक भास्कर जो है न्यूज़पेपर एमपीपीएससी के लिए स्पेशली उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अदर जो पेपर हैं उनकी खबरों को भी हम लगातार कवर यहाँ पे कर रहे हैं साथ में। तो आज अगर देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें दिखती हैं कि एक तो दिखता है हमें चिकनगुनिया और डेंगू। तो ये चिकनगुनिया जो है किस तरह का फीवर है, डेंगू किस तरह का फीवर है, तो इसे जानते हैं। खबर तो है कि लार्वा मिला, ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी, बट हमारे काम की ये दो चीज़ निकल आई कि अगर इनका नाम भी आया है तो हमें देखना है कि आखिर ये क्या है। तो चलिए हम उसी को देखते हैं। तो देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया जो है ये किस तरह की बीमारियां हैं? ये वायरल बीमारियां हैं, ये वायरस से होने वाली बीमारियां वायरल बीमारियां हैं जो कि मच्छरों के काटने से फैलती हैं। और इनका जो मच्छर है ये कब काटता है? तो वो सिर्फ दिन के समय में काटता है। और अगर डेंगू की हम बात करें तो डेंगू का जो मच्छर है वो कौन सा है? एडीज एजिप्लाइटिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये है। और इसमें क्या अलग अलग तरह के हम देखें तो चार प्रकार का डेंगू होता है, राइट। इसमें जो लक्षण है तो राइट, इसको एक और कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बोन्स में या दर्द होता है जोड़ों में, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मांसपेशियों जोड़ों में, और रैशेज आ जाते हैं स्किन के ऊपर। प्लेटलेट्स की काउंट जो है वो बहुत कम हो जाती है, और ऐसे में बहुत समस्याएं हो जाती हैं कि ये जो है जानलेवा भी हो सकता है ये। दूसरी बात हम चिकनगुनिया की करें तो चिकनगुनिया भी एक वायरल फीवर है, और ये भी एडीज एजिप्लाइटिस और एडीज एब्लोपिटिस जो है मॉस्किटो है उससे फैलता है। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर भी, इसमें भी रैशेस पड़ जाते हैं और सूजन आ जाती है, सिर दर्द होता है, और लंबे समय तक इसमें भी जोड़ों में दर्द रहता है, जिससे कि आर्थराइटिस जैसी स्थिति बन जाती है। अब सवाल आता है कि ये जो मच्छर के अंदर होता तो नहीं, अगर किसी रोगी व्यक्ति को इस मच्छर ने काटा या उसका खून चूसा और फिर वो मच्छर किसी और व्यक्ति को काटता है, तब जा कर के ये उस व्यक्ति में ये इस तरह का रोग फैल जाता है। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करना होता है? तो ध्यान रखिए कि कहीं पर भी पानी जमा मतलब मच्छर ना पनपने दें, वो सारी चीज़ें करें। मच्छरदानी का उपयोग करें, किसी भी तरह का मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करें। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी दिए हैं कि डेंगू का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस किससे, तो ये वायरल है एक। दैन इसके अलावा कौन सा मच्छर है? तो आप देखेंगे एडीज एजिप्लाइटिस, राइट। दैन अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे जो दिए हैं तो हम देखें चार प्रकार के हैं, जो कि आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे हजेला इस एकेडमी की वेबसाइट पर, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से इसके प्रश्न दिए हुए हैं। इसी तरह से चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया क्या है? ये भी एक वायरल बीमारी है। और इसमें कौन कौन से मच्छर? तो इसका आंसर है सी, राइट। देन इसके अलावा लक्षण तो इसमें भी जोड़ों में दर्द होता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? तो डेंगू में हेमरेजिक फीवर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ कोशिश की है कि आपको सभी वो चीज़ें पता चल जाए कि ये क्या है। तो वो जो खबर है, अब हम वापस चलते हैं और चलिए तो न्यूज़पेपर पे। तो देखिए, न्यूज़पेपर में खबर आई है कि मच्छरों की मार डेंगू के साथ बढ़ रहा है चिकनगुनिया। अब आप कैसे, मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि भाई देखो, कोई भी अगर आप पेपर देते हो, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज का, अगर आपको उसको गैस करना है, आपको पेपर पूरा का पूरा गैस करना है, तो आपको एक ही तरीका है। अब ये स्टैटिक पार्ट है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो कुछ भी चर्चा में चल रहा है साल डेढ़ साल में, उससे संबंधित प्रश्न बनते, तो हमने डेंगू उठा लिया और चिकनगुनिया उठा लिया। और पूछे जाते बड़े आम प्रश्न है कि किस कारण से होता है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, किस तरह का है। इस तरह के प्रश्न तो उसी तरह के आपको यहाँ मिलेंगे। अब देखिए, एक ये जो यहाँ पर है, ये जो है, ये वीआईपी जो एस्कॉर्ट जो सायरन बजते हैं, तो उसमें कहा कि जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं सिर्फ वो लोग सायरन का प्रयोग करेंगे, जो वीआईपीज हैं वो नहीं करेंगे। तो कर्नाटका में इस तरह का निर्णय लिया गया। आप इसे अपने निबंध में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो वीआईपी कल्चर है उसे खत्म किया जाए। जैसे पहले नीली बत्ती, लाल बत्ती, ऑरेंज बत्ती, इनको खत्म किया गया, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज वालों को अलाउ किया गया। उसी तरह से सायरन भी ना बजाए जाए, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर ब्रिगेड, पुलिस,
या एम्बुलेंस इनके लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा जाए। चलिए अब आता है यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं, तो हम वो देख लेते तो आर्टिकल 67 में है इस तरह का, तो वहाँ पे है। अब आता है कि क्या कोई नया उपराष्ट्रपति अगर चुना जाता है तो क्या कोई समय सीमा तय है, तो इसलिए कोई समय सीमा यहाँ पर तय नहीं की गई है। तो ध्यान रखें, इतना ही जानिए यहाँ पर, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना ही है। लेकिन अगर अगर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी हो जाती है तो 30 दिन के भीतर भीतर वोटिंग करानी पड़ेगी। जब तक मान लीजिए नहीं तय किया गया कि चुनाव कराना है नहीं कराना, अगर चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो 30 डेज के अंदर फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा, वोटिंग करानी पड़ेगी। बस इस बात को समझ लीजिएगा। तो एक और आपको ये पता चल गया, और देखिए कहाँ से, अखबारों से पता चल रहा है। अब ये जो खबर है इस पर डिटेल पूरा बनाऊंगा मैं, एक मतलब ऑलरेडी बना लिया, तो अपलोड करना है कि धनखड़ जी के इस्तीफे के वास्तविक कारण क्या है। अब यहाँ एक बात और हम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 27% ओबीसी आरक्षण के लिए अब सुप्रीम प्रयास। क्या है कहानी? मध्य प्रदेश ने यहाँ पर जो भी है आरक्षण दिया जा रहा था, उसके बाद 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड जो सेक्शन है उसको भी दे दिया गया। तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने 4 मई 2022 को उस पर एक रोक लगा दी, एक अंतरिम आदेश देकर रोक लगा दी कि ओबीसी आरक्षण आरक्षण की जो सीमा है वो सिर्फ 14% रखी जाए, ना कि 27%। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वे कहते हैं कि ये इससे ज़्यादा पहुंच जा रहा है, 60% तक पहुंच जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी तो उसे बदला गया है। तो यहाँ देखें, हाँ संशोधनों में क्या था, कुल 73% तक पहुंच गया था आरक्षण, एसटी को 20%, एससी को 16, ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। अब ये जब हुआ तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, फिर सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी है, तो उस पर 5 अगस्त के दिन सुनवाई होना है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे बात की जा रही छत्तीसगढ़ मॉडल, तो कहते हैं आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। तो यहाँ पर वहाँ पर एसटी को आरक्षण दिया जाता है 32, एससी को 13%, ईडब्ल्यूएस को 4%। इस तरह से यहाँ भी कुल मिलाकर के 76% पहुँच जाता है आरक्षण। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 2023 में रोक लगाई गई थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी गई थी। तो मध्य प्रदेश सरकार भी ये कह रही कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर जिस तरह से यहाँ पर राहत दी गई है उसी तरह से राहत दी जाए। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वो हम देखते हैं कि 9th शेड्यूल की बात की जा रही है कि 9वीं अनुसूची। देखिए, ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू। इसका मतलब क्या है? 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय अगर डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। ऐसा पहले नियम था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी। अब है रिव्यू कर सकते हैं अगर कोई संवैधानिक प्रश्न उभरता है तो ध्यान रखें, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी हद तक बार बार चैलेंज नहीं किया जाएगा कि 9 शेड्यूल में उसको शामिल कर दिया गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या फर्क है। तो मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि यहाँ पर आबादी का सही सही डेटा जो है वही कलेक्ट नहीं किया गया है। अब ये कह देते कि राज्य की आबादी में 48% ओबीसी हैं, लेकिन कागजों में कहाँ है, डेटा में कहाँ है, ये नहीं पता चलता, और डेटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो आगे हम देखेंगे कि इस वेरिएशन को दूर करने के लिए सरकार डेटा के लिए भी एक अलग से योजना चला रही है। देखिए क्या आ गई, डेटा सुदृढ़ीकरण योजना, डाटा शुद्धिकरण योजना को मंजूरी दे दी गई है और अगले 5 साल में 27 करोड़ रुपए खर्च करके सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और ये काम करेगा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। तो ध्यान रखें। यहाँ पर एक खबर और है, जरा इसको भी जूम कर देता हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में साझेदारी से कुछ डैम्स बने हैं, वो जो कि चंबल रिवर पर बने हैं। जैसे कि एक है गांधी सागर और एक है राणा प्रताप सागर। तो जो ये जो दोनों डैम है, ये राणा प्रताप सागर है कोटा में, और गांधी सागर जो है ये है मंदसौर नीमच जो बॉर्डर है वहां पर है। और ये किस पर है? ये है चंबल नदी पर। अब यहाँ पर जो डैम बने हैं इससे बनती है, पानी से बिजली बनती है, लेकिन अब ये जो मशीनें हैं ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो अब इन मशीनों का नवीनीकरण किया जा रहा था, तो इनको बदल के दूसरी नई मशीन या टरबाइन लगाई जाएंगी तो वो होगा। लेकिन अब कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन से डैम है? तो लोकेशन आपको पता चल गई कि एक है कहाँ पर, रावत भाटा, राइट, तो वहाँ पे है, और दूसरा है मंदसौर, और एक और है जवाहर सागर, वो है बिल्कुल कोटा शहर के अंदर, कोटा शहर पे ही है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, बिल्स ऑफ लैंडिंग। ये क्या है? देखिए, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 को पारित किया। अब ये क्या है समझ लीजिए।
देखिए, भारत में जो अभी एक कानून है वो है 169 ईयर्स पुराना। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए समुद्री व्यापार कोई भी किया जाता है, जहाज से कोई सामान जाता है आता है, तो उसका दस्तावेजीकरण जो किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है कागजों पे होता है, डिजिटल में नहीं होता। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको क्या करेंगे, डिजिटलाइज कर देंगे। समुद्री व्यापार में माल ढुलाई से जुड़े जो दस्तावेज हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। ये बिल है, तो इस बिल का नाम क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग। और बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक जो है 2025 जब ये दोनों सदनों से पास हो जाएगा फिर ये कानून का रूप ले लेगा। राइट, अब इससे फायदा क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, किसी भी तरह की जालसाजी को रोका जा सकेगा, और जो प्रक्रिया है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। चलिए, एक खबर और आ गई है जो कि एक उपग्रह से संबंधित है। इस उपग्रह का नाम है निसार। 30 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाएगा इसरो और नासा के द्वारा। और लॉन्च कहां से किया जाएगा, भारत से किया जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चलिए इस खबर को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए, इसरो और नासा 30 जुलाई को सिंथेटिक अपार्चर रडार उपग्रह लॉन्च करेंगे। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा जो आंध्र प्रदेश में है। और ये पहला ऐसा उपग्रह होगा जो हर 12 दिन में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और सभी जो डेटा स्कैन करेगा, जो भी डेटा कलेक्ट करेगा, वो सारे के सारे भेज देगा। और क्या होगा, दिन और रात का उच्च रेजोल्यूशन मतलब हाई रेजोल्यूशन डेटा देगा, जिससे कि मौसम के बारे में या किसी भी तरह की जो भी प्रोडिक्शन किए जाते हैं वे किए जा सकेंगे और पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और खबरें हैं, ये तो राइट उतनी नहीं, लेकिन यहाँ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी 2000 माफ कीजिएगा 23 से 26 जुलाई के बीच में ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अब हम इसे कवर करेंगे आगे। राइट, चलिए अब देखते हैं कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी की रैंकिंग आ गई है। अब इसमें अगर इंडिया की बात करें तो सबसे बेहतर शहर कौन सा है, तो वो देखेंगे दिल्ली है। और पूरी दुनिया में सबसे बेहतर शहर छात्रों के लिए कौन सा है, तो वो है सियोल, जो कि साउथ कोरिया में है। उसके बाद हम देखेंगे टोक्यो है, लेकिन इन जो 10 हैं इनमें भारत का नाम कहीं नहीं। लेकिन हाँ, भारत का नाम आता अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में अगर बात की जाए तो दिल्ली नंबर 1 पर है। राइट, भारत के 4 शहर इसमें हैं अगर देखा जाए तो, दिल्ली है, देन मुंबई है, बैंगलोर है, ये, लेकिन दिल्ली नंबर 1 पे अफोर्डेबिलिटी के मामले में। और अगर पूछा गया कि सबसे अच्छा शहर कौन सा है भारत के अंदर, तो नंबर 1 पे है वो है मुंबई, फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली, फिर है बैंगलोर और फिर है चेन्नई। तो इस तरह से तो ध्यान रखें, ये कौन सी रैंकिंग है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग। ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी निकालती है और 150 शहरों में निकाली गई इस रैंकिंग को। अगला देखते हैं, भारत गौरव ट्रेन। ये भारत गौरव ट्रेन क्या है, तो इसे समझिएगा। ये है रेल मंत्रालय ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म पर, कैसे टूरिज्म होगा, यहाँ पर भारत की संस्कृति को देखा और समझा जाएगा। राइट, तो वो उसके लिए चला है। देखिए, देशी विदेशी पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत दिखाने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है, भारत गौरव ट्रेन। तो ध्यान रखें, कई अलग अलग तरह की जो योजना है, तो एक ये योजना भी रेल मंत्रालय की आ गई। अब देखिए, डंपिंग आप जानते हैं, तो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। डंपिंग का मतलब है कि अगर कोई देश किसी सामान को बनाता है, वो जो निर्माण पे जो उसकी लागत आ रही है, उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, उससे भी कम कॉस्ट पे किसी दूसरे देश में वो अपना सामान भेज देता है, इसे बोलते हैं डंपिंग। और दूसरा देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए इस पे लगा देता है एंटी डंपिंग शुल्क। यहाँ पे हम बात करेंगे कि चीनी कंपनियों ने क्या किया, अमेरिका में कार भेजने का एक रास्ता निकाल लिया। अमेरिका ने चीन की बनी हुई कंपनियों के ऊपर 147% तक का टैरिफ लगा दिया है। अगर मान लीजिए कोई कार 10 लाख की है तो उसके ऊपर इतना, और मतलब यूँ समझिए 15 लाख का टैक्स और लग जाएगा, तो वो पड़ जाएगी 25 लाख की। ऐसे कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ देखें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने अमेरिका के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बचाने के लिए चीनी कारों पर 147.5 इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। राइट, कि अगर उनके देश में किसी भी तरह की कोई विदेश से कार वगैरह आती है उस पर लगा दी। अब चीन ने क्या रास्ता निकाला, वे क्या करते कि अपनी कारों को मैक्सिको भेजते हैं और मैक्सिको से फिर वो अमेरिका चली आती हैं, और ये कारें चली नहीं होती, बस ये रजिस्टर्ड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में पुरानी कारों का अगर किसी भी तरह का आयात किया जाता है तो वहां पर कितना, सिर्फ और सिर्फ 25% टैक्स है। तो चीन अपनी कारें कहाँ भेजता है, मैक्सिको, और मैक्सिको के रास्ते वो कारें कहाँ चली जाती है, अमेरिकन डीलर खरीद लेते हैं मैक्सिको से। तो अब आप देख के चलें कि क्या हो रहा है, मतलब हर साल अगर बात करें, इसी साल 80,000 कारें भेज रहा है वो।
अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यहाँ एक वर्ड मुझे मिला, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, वो है स्पुतनिक मोमेंट। ये क्या चीज है? तो देखिए, स्पुतनिक मोमेंट 1957 में सोवियत संघ के द्वारा पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 के परीक्षण के बाद जो अमेरिका के अंदर उभरा था, ये क्या है, थोड़ा सा हम इसे विस्तार से समझते हैं। चलिए आ जाइए, क्या है ये, इसे देखते हैं। तो ओबीसी आरक्षण की कहानी आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो ध्यान रखिए, ये भी नोट्स अभी अपलोड हो जाएंगे साइट पर। हम स्पुतनिक मूवमेंट को जरा देखते हैं, क्या देखिए। देखिए, स्पुतनिक मूवमेंट उस ऐतिहासिक क्षण को कहा जाता है जब किसी देश को यह अचानक से एहसास होता है कि वह किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जैसे प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा, अनुसंधान में पिछड़ रहा है। हुआ क्या था, जरा अमेरिका में देखते कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ, जो कि यूएसएसआर, ने दुनिया का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अमेरिका को इस घटना से लग गया झटका कि वो कैसे पीछे रह गया, उससे आगे निकल गया यूएसएसआर। तो फिर अमेरिका ने उस दिन से क्या कहा कि अब भाई अपने को काम करना है, तो उसने शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, रक्षा क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया। तो इस घटना को भी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये भी स्पुतनिक मूवमेंट की तरह हो सकता है, अमेरिका को फिर कार के सेक्टर में और बेहतर काम करने के लिए मजबूर करे। हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में स्पुतनिक मूवमेंट कब कब कैसे कैसे। तो देखा जाए तो कोविड-19, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो तो कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरी को उजागर किया। उसके बाद से हमने हेल्थ सेक्टर पे सभी ने काम करना शुरू किया। रक्षा क्षेत्र में देखें तो चीन के साथ सीमा विवाद ने आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की जरूरतें बताई कि भाई अपने आप को हम आत्मनिर्भर बना लें। तकनीकी क्षेत्र में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ने की आशंका है। तो राइट, यहां भी भारत को लगता है कि जल्दी से काम आगे बढ़ाया जाए। और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में देखें तो ग्रीन एनर्जी व इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने की आवश्यकता। और यहां पर आपको बताया जाए कि एक वक्त था जब भारत का 60% से ज्यादा जो बिजली का उत्पादन होता था वो थर्मल पावर प्लांट से होता था, लेकिन अब वो घट के 50% से नीचे आ गया। और लगभग जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो ग्रीन एनर्जी जहां से जनरेट होती है, वो 50% से ज्यादा पहुंच गया, मतलब 49% पे कोल आ गया है और 51% के आसपास पहुंच गया है ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस तरह से हमने इसमें काफी अच्छा काम किया। चलिए, अब यहाँ इससे रिलेटेड ये भी आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज आप नोट्स जरूर वहां पे देखें, आप साइट पे जाएं, वहां सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, सो अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, इसे देखते हैं। कर्ज की दरें 1% घटी, बैंक ने लाभ 0.7% तक ही दिया। अब यहाँ पर क्या है, तो हम आते हैं सीधा रेपो रेट पर। अब ये रेपो रेट क्या है, तो इसे भी समझते हैं कि रेपो रेट अकेला पढ़ना है, रिवर्स रेपो रेट पढ़ना है, एसएलआर पढ़ना है, सीआरआर पढ़ना है, एमसीएलआर पढ़ना है, बेंचमार्क रेट पढ़ना है, बैंक रेट पढ़ना है, इतनी सारी चीजें। तो चलिए हम देखते हैं बेसिक बैंकिंग एंड मॉनेटरी रेट्स क्या होते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी अखबारों में खबरें आई हैं उन खबरों से संबंधित नोट्स भी आपको यहाँ तैयार करके दे दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी स्टैटिक पार्ट की भी एकदम कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर दिन का जो भी पीडीएफ आता है आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इन वीडियोस को सेव करके रखिएगा। और जब भी आप यूपीएससी का, एमपीपीएससी का, अदर स्टेट सर्विसेज का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे खबरें जो थी इन्हीं में से स्टैटिक पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह इकोनॉमी का, लेकिन हम करंट से निकाल लिया कि इकोनॉमी में क्या आने वाला है। तो रेपो रेट सबसे पहले देखते हैं, वह रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म का लोन देता है। राइट, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म का लोन देता है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो तो पलट जाएगी चीज, वह रेट जिस पर बैंक आरबीआई को अपनी, उनके पास जो एडिशनल जो कैश जमा है वो दे देते हैं। राइट, तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो। तो आरबीआई जो उन्हें ब्याज देता है वो रिवर्स रेपो हो गया। क्लियर, ध्यान, रेपो क्या है तो ध्यान रखें, रेपो में क्या होगा, आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है और जो बैंक है ये अपने पास जो कैश इनके पास है उसको बैंक के पास जमा करते, बदले में जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ध्यान रखें। फिर एक आता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात इसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये क्या है, ये वह न्यूनतम राशि है जो कि हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत होता है आरबीआई के पास बिना ब्याज के रखना पड़ता है। क्लियर, ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल सीआरआर 4.5% है, तो बैंक के पास अगर 100 करोड़ है तो उसे 4.5% जो है तो क्या हुआ, 4.5 करोड़ रुपया आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, जिसपे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
अब आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये क्या होता है इसको पहले समझिएगा। ये वह मिनिमम अमाउंट या राशि है जिसे बैंक को अपने पास रखना होता है, जो कुल डिपॉजिट का जो भी तय किया जाए उस वर्ष के लिए, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में आए वो होगा। इसमें क्या क्या होगा, नगद होगा, सोना होगा और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे, तो ध्यान रखिएगा। फिर एक आता बेंचमार्क रेट। ये क्या चीज है, ये एक स्टैंडर्ड रेट होती है जिस पर सभी जो बैंक हैं इससे तुलना की जाती है। अगर किसी को कोई सी तरह का लोन वगैरह देना है तो उसके लिए रखा जाता है, तो रेपो रेट वगैरह जो तय रेपो रेट के आधार पर बेंचमार्क रेट तय किया जाता है। तो जितनी भी बैंक्स हैं वो इसी रेट के आधार पर अपनी दरें तय करते हैं। चलिए बेंचमार्क हो गया। देन बैंक रेट, वह दर जिस पर देखिए लंबी अवधि का कर्ज, ठीक है, कौन देता है, बिना आरबीआई बिना रेपो समझौते के लंबी अवधि का कर्ज बैंकों को देता है। इसके आधार पर भी बैंक तय करते हैं कि अगर वे दूसरों को, अपने ग्राहकों को कोई लोन दे रहे हैं तो कितना में देंगे, राइट, ध्यान रखें। देन फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हैं, आप होम लोन लेते हैं तो इस रेट के बेस पर भी दिया जाता है, फ्लोटिंग रेट पर भी दिया जाता है, ध्यान रखें। तो वह न्यूनतम ब्याज दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन दे सकता है। और ये ध्यान दिया जाता है कि कोई सरकारी नौकरी वाला है, उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा, उसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो उस आधार पर बैंक की यहाँ से दर तय की जाती है इसको कितने में दिया जाए। और ये व्यवस्था 2016 अप्रैल से चालू की गई, उसके पहले ये नहीं होती थी। फिर आता है फ्लोटिंग रेट। ये क्या चीज, इसे समझिएगा। फ्लोटिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर ब्याज की माफ कीजिएगा, बाजार की स्थितियों को देख करके बैंक ब्याज की दर तय करता है कि बाजार कभी ऊपर है कभी नीचे है, रेट ऊपर नीचे होता है, तो रेपो रेट के अनुसार यहाँ पे बदलाव होता रहता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा एक आपको एक चार्ट मिल जाएगा, सो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे करना। हमारे पास जो समय है सो उसके अनुसार हमें थोड़ा सा जल्दी खींचना पड़ेगा अपनी क्लास को, राइट। तो अगला देखें यहाँ पे और क्या है। चलिए, तो रेपो रेट आपने देखा। देन फिर आता है कॉइन DCX। ये क्या है, तो मुंबई में क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सचेंज है। तो ध्यान रखें, भारत में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा रखे, लेकिन तब भी अगर कोई ट्रेडिंग करता है उस पर लाभ कमाता है तो 30% तक का टैक्स उसे देना पड़ता है। और इस तरह की यहाँ पे देखें तो क्या है, कॉइन DCX इस तरह का एक एक्सचेंज है, ये ध्यान रखें। चलिए अगली खबर है चैट जीपीटी से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे ये खबर तो इस तरह की आई है कि चैट जीपीटी का योगदान क्या है। तो अगर देखा जाए तो भारत में अप्रैल 2025 तक मोबाइल ऐप पर भारत की हिस्सेदारी 13% थी और अब लगातार वो बढ़ती चली आई। तो यहाँ पर इससे प्रश्न यह आएगा कि चैट जीपीटी क्या है और इसे किसने डेवलप किया। तो ओपन एआई ने इसको डेवलप किया। तो ध्यान रखें, ये एक चैटबॉट है जहाँ पे आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको उनके उत्तर दे दिए जाएंगे। एक और खबर है वो देखिए, राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। मामला कुछ ऐसा है कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने आर्टिकल 142 पर एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति और राज्यपाल मान लीजिए कि राज्य विधानसभा का कोई भी विधेयक आरक्षित कर देता है राष्ट्रपति के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी जाए कि उन्होंने बोला कि इसको आप 3 महीने के अंदर आप भेजिए। तो इस मुद्दे को फिर राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा कि क्या ऐसी समय सीमा तय करवाई जा सकती किसी राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है। अब इसी बात की जांच करने के लिए एक सुनवाई हो रही है 29 जुलाई को, और आज तारीख कितनी है, 23 जुलाई। चलिए अगले कुछ आर्टिकल्स जो हैं, तो ये देखिए, एक आर्टिकल ये है कि अमेरिका ने 2 साल बाद फिर से यूनेस्को की एंटी इजराइल एजेंडे के कारण छोड़ दिया। तो मतलब अमेरिका ऐसा कब कर रहा है, अगर देखें पहले कब कर चुका, 1984 में किया है, फिर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे फिर से 2017 में किया, और फिर से इसने यूनेस्को से अपने आप को पृथक कर लिया, बाहर कर लिया, ध्यान रखें। चलिए अगला है, ये देखिए नूबेओस सेफ्टी इंडेक्स। तो नूबेओस सेफ्टी इंडेक्स में देखा जाए तो पूरे एशिया में सबसे सुरक्षित स्थान अगर हम देखें कौन सा देश है तो चाइना है। और भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत ने यहाँ पे 147 कंट्रीज में से 66 नंबर पर आता है। अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन 87 पर है, अमेरिका 89 पर है, श्रीलंका 59 पर है, पाकिस्तान 65 पर है और बांग्लादेश बहुत पीछे 126 नंबर पर है। तो ध्यान रखें, ये रैंकिंग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेस्ट ऑफ ये वाला जो आर्टिकल है इस पर मैं सेपरेट अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ
और ये वाला है राइट, इस पर भी उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र क्यों दिया, तो आपको ये भी मिल जाएगा। और ट्रम्प की डिप्लोमेसी, तो राइट इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। देन इसके अलावा रशिया और यूक्रेन वॉर पर, तो इस पर भी आपको डिटेल अलग से एक वीडियो मिलेगा। तो ध्यान रखें, ये आपके ग्रुप में भी आपको भेज दिए जाएंगे और हजेल आईएएस एकेडमी के वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिए जाएंगे सारी खबरें। और इसके अलावा जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो भी खबरें वो भी अलग से उनको भी ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आज का वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके काम का लगता है, तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए इसको शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक आ सके। चलिए फिर मिलते हैं हम कल 24 तारीख को ये सारी खबरों के साथ फिर से लेकर के। थैंक यू फ्रेंड्स।